हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हिंदी के प्रश्न जो कि व्याकरण से संबंधित हैं। यानी कि जो यहाँ पे पहला टॉपिक है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। इसमें हमने स्वर और व्यंजन सॉल्व कर लिया है। अब आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो जो आगे का टॉपिक है वह है शब्दकोश में शब्दक्रम संबंधी प्रश्न। इससे जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे दिया गया है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ऐसा करने से हमको भी कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो यह का के बाद आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया है और साथ ही मंडी परिषद यूपी मंडी परिषद में पूछा गया है और ग्राम पंचायत अधिकारी में भी पूछा गया है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। छा एक संयुक्त वर्ण है जो कि का प्लस खष्टी शा से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द इसमें से आएगा? तो यहाँ पे ऊपर देखते हैं कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले ऑप्शन बी में जो री है, रिक्ष है, वह आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो यहाँ पे आँख जो है यह सबसे पहले आएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर है ये, और अयोगवाह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे दिया हुआ है। यूपीपीसीएल ARO में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो यहाँ पे कुल 2 अयोगवाह हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग जो हैं यह 2 अयोगवाह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं? तो ये अनुस्वार और विसर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनको अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसे के रूप में लिखा जाता है, ये यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है यह पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि माँ का मेल का से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग व्याकरण के अनुसार क्या है? तो यह है अनुस्वार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंग व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त स्वर 4 यानी कि ए ऐ ओ औ हैं। संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 वर्ण आपस में मिले होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है ध्वनि। ध्वनि से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उनको सॉल्व। तो यहाँ पे प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी कि युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण की उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह
संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के मध्य मा ध्वनि संयुक्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो चा तालव्य और महाप्राण दिया हुआ है यह अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है तो देखते हैं। दी गई ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में चा तालव्य महाप्राण अशुद्ध है। चा तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण ना होकर के अल्प प्राण ध्वनि है। शेष ध्वनि एवं संबंधित विवरण शुद्ध हैं। तो यहाँ पे जो चा को दिया हुआ है कि महाप्राण है, तो चा महाप्राण ना होकर के अल्प प्राण है, बाकी यह तालव्य है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं वहाँ है स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि जो है यह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य, दंत इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है टॉपिक वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। जो किसी टॉपिक में नहीं आए हैं वो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा कक्षा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इया जो है यह नासिक के व्यंजन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है वे नासिक के ध्वनि कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन हैं, जैसे अंगा, या, ड़ा, ना, मा। अतः दिए गए वर्णों में से री या जो है वह नासिक के व्यंजन है। खष्टी सा ऊष्म व्यंजन तथा गा और जा स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें रा व्यंजन नहीं है? तो मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, यहाँ पे री है। अगर ये जो है मातृ जो री लगा है, री की मात्रा है, यहाँ पे रा नहीं है। बाकी मूर्धा में भी रा है, मात्र में भी रा है, क्रम में भी रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकारांत कहते हैं, अकारांत, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा आहा अयोगवाह ध्वनियाँ हैं तथा या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ से वा का उच्चारण होता है, तो मिलके हो जाएगा दंतोष्ठ, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी कि यहाँ पे दंत वर्ग का जो है या ता वर्ग है, ओष्ठ का है जो है या पा वर्ग है, और कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ को मिलाकर जिनको बोला जाता है वह है ओ और औ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं व्याख्या में क्या है। तो दिए गए कथनों में से अशुद्ध कथन 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। ज्ञा, जा और इया के योग से बना है परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से भिन्न होता है। छा संयुक्त व्यंजन है जो का एवं खष्टिसा के योग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? पहला कथन है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा कथन है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा कथन है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। दिए गए वाक्य में तीनों वाक्य सही हैं और तीनों पंचमाक्षर अनुस्वार अनुनासिक के संबंध में सत्य कथन है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम श्वास निकलती है और मुंह से अधिक, ये भी सही है। जबकि नासिक में अभी हमने पढ़ा, नासिक के वर्ण में उल्टा है, वहाँ पे नाक से ज़्यादा हवा निकलती है और मुंह से कम। नेक्स्ट है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन सी में जो माँ दिया हुआ है यह अनुनासिक वर्ण है। प्रश्नगत विकल्पों में माँ अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिका तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ अनुनासिक हैं।
विकल्प में पा, बा और था वर्ण तीनों ही अस्पर्श व्यंजन हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि हम इस वीडियो को, इस क्लास को कंटिन्यू रख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, दृग का वर्ण विच्छेद है। दृग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो द प्लस री प्लस गा और प्लस आ। तो यहाँ पे जो हलंत लग जाता है, ये आप लोग हलंत देखते होंगे ऐसे, तो इसका मतलब है दा यहाँ पे आधा है और गा भी आधा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे उ प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस ना और प्लस आ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हा जो है यह काकल्य वर्ण है। उपयुक्त विकल्पों में से हा काकल्य वर्ण है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलता है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। या अंतस्थ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है और ड़ा टा वर्ग का पंचम अक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रा का विवरण है। रा का विवरण क्या है? तो रा जो है यह वत्स है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है और व्यंजन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रा वर्ण का विवरण है वत्स, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण, व्यंजन। वत्स ध्वनि कौन सी होती है? तो दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्स कहते हैं तथा इन स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वर्ष ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ना, रा, ला, सा वर्ण वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। लुंठित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वत्स को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा जाता है। सघोष क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है और या, रा, ला, वा, हा, ये सब मिला के जो होते हैं या सघोष होते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो होता है या अल्प प्राण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा है? तो या जो है यह अर्धस्वर है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। रा लुंठित ध्वनि है तथा ला पार्श्विक ध्वनि है। पा जो है यह ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं, कौन सी है? तो यहाँ पे खा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि खा है। स्पर्श व्यंजन पंचम वर्ग के सभी व्यंजन कंठ ध्वनि जो है का, खा, गा, घा, अंगा प्लस छोटा आ, बड़ा आ तथा हा। अघोष कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और बड़ा सा, खष्टी सा और सा जो होते हैं या अघोष होते हैं। नेक्स्ट जो है महाप्राण, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन प्लस बड़ा सा, छोटा सा, खष्टी सा और अहंग विसर्ग वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ण हैं जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है? तो ई जो है या पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होते हैं। इनके अतिरिक्त री जो भी वर्ण जो है या स्त्रीलिंग है, यानी कि छोटी, बड़ी और री स्त्रीलिंग वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पे वृष्टि आप देख रहे हैं, वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा इसमें से स्वर नहीं है? तो स्वर जो है या इया नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो उसका स्थान हो जाएगा काकल्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है अर्थात जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हा व्यंजन आता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वर्ण विच्छेद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह को स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में यह वर्ण समूह जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है, जैसे किताब का प्लस छुट्टी प्लस ता प्लस बड़ा प्लस बा और प्लस आ, इस तरीके से वर्ण विच्छेद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में री स्वर नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृपा में, कृष्ण में और दृष्ट में सब में री स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिह्वा की नोक के ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु की प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्त से कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो वर्त ध्वनि व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ना आता है, सा आता है, रा और ला आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में आ शब्द का समावेश हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो अंग्रेजी से हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से विराम चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है आज का पहला टॉपिक जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि जिसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं और वर्ण से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, और जब व्यूज आता है तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब व्यूज बिल्कुल भी नहीं आता है तो इंसान डिमोट होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।